हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन दिस प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल कोर्स। ये है लेसन नंबर 42 इस कोर्स का और इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कास्केड कंट्रोल सिस्टम। सो कास्केड कंट्रोल सिस्टम बेसिकली एक एडवांस टाइप का कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि हमने ऑलरेडी एक तो डिस्कस किया था फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम लास्ट लेसन में। अब हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो बेसिकली कास्केड कंट्रोल सिस्टम जो है ये आपका फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ही होता है। अब इसमें और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है हम पहले वो डिस्कस करते हैं। तो कास्केड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है उससे पहले मैं एक एग्जांपल लेके आपको यहाँ पर समझाने की ट्राई करूंगा जिससे अच्छे से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। लेट अस कंसीडर a reaction vessel in which a exothermic reaction is taking place and the temperature of the reactor is controlled by the cooling water flow। मैंने एक सिंगल लूप कंट्रोल सिस्टम डिस्कस कर रहा हूं पहले। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है ब्रैकेट में कि ये एक फीडबैक कंट्रोल लूप है। मतलब हमारे पास में एक रिएक्टर है। इस रिएक्टर का जो टेम्परेचर यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है बेसिकली वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो इसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर देखिए जैकेटिंग यूज कर रहे हैं। तो जैकेटिंग में हमारा जो कूलेंट फ्लो होता है, कूलेंट फ्लूइड जो रहेगा वो फ्लो होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए एफसी जो है बेसिकली फ्लो ये होगा आपका फ्लो रेट ऑफ कूलेंट। तो ये आपका इनलेट है, देन ये आउटलेट है और मेन जो आपका रिएक्टर है उसका इनलेट स्ट्रीम यहाँ पर है और आउटलेट स्ट्रीम यहाँ पर है। तो इनलेट स्ट्रीम का टेम्परेचर कुछ टी आई है, आउटलेट स्ट्रीम का टेम्परेचर टी नॉट है और यही टेम्परेचर आपका यहाँ पर रिएक्टर का टेम्परेचर होगा स्टेडी स्टेट कंडीशन के केस में जहां पर डेंसिटी कांस्टेंट होगी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर मैं फीडबैक कंट्रोल लूप, सिंगल कंट्रोल लूप की बात कर रहा हूं। तो उस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पर मुझे कंट्रोल करना है इस रिएक्टर का टेम्परेचर। सो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर देखिए हमने एक टेम्परेचर मेजरिंग एलिमेंट अटैच किया है। सो ये टेम्परेचर मेजरिंग एलिमेंट इस रिएक्टर का टेम्परेचर मेजर करता है और हमारा एक सेट टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर इसके बाद में एक टेम्परेचर कंट्रोलर यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने इसको सेट पॉइंट दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर जो कंट्रोलर जो टेम्परेचर को मेजरिंग एलिमेंट वैल्यू मिलती है उसके अकॉर्डिंग सेट पॉइंट माइनस मेजरिंग वैल्यू का डिफरेंस होकर यहाँ पर एरर क्रिएट होता है। उसके अकॉर्डिंग ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है मेरा। इस फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को यहाँ पर जो टेम्परेचर कंट्रोलर वो सिग्नल सेंड करता है। अब यहाँ पर मैनिपुलेटेड वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो मेरा मैनिपुलेटेड वेरिएबल यहाँ पर है जो फ्लो है, कूलेंट का जो फ्लो है वो मैनिपुलेटेड वेरिएबल है। मींस इनलेट स्ट्रीम मेरा फिक्स है, उसका टेम्परेचर फिक्स है, आउटलेट स्ट्रीम टी नॉट है उसका टेम्परेचर। नाउ यहाँ पर मैं जो वेरी कर सकता हूं वो है यहाँ पर मैनिपुलेटेड वेरिएबल जिसे मैं बोल रहा हूं एफसी, उसकी फ्लो रेट है। ओके, ये किस तरीके से काम करेगा देखिए। फॉर द गिवन डायग्राम बोथ द इनलेट स्ट्रीम एंड द कूलेंट स्ट्रीम आर एक्टिंग एज अ डिस्टर्बेंस। मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहां पर इस डायग्राम के लिए इनलेट स्ट्रीम अगर चेंज हो रहा है तो वो भी मेरा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा इस रिएक्टर का जो टेम्परेचर है उसके लिए, और मैनिपुलेटेड वेरिएबल अगर ये चेंज होता है तो भी मेरा यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर है वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, बिकॉज बेसिकली हम टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कूलेंट फ्लूइड यूज कर रहे हैं। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर ये हम कोल्ड फ्लूइड सेंड कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर देखिए इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और कंटिन्यूअसली इसमें सर्कुलेशन बना रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो डिजायर टेम्परेचर वो अचीव हो जाता है। लेकिन अगर ये फ्लो में मैंने ये जो मेरा कूलेंट फ्लो जो अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसकी फ्लो रेट अगर चेंज कर दूं तो उस केस में आपका टेम्परेचर वेरी करेगा कंट्रोल इसका रिएक्टर का। ओके, तो मेरे पास में लेकिन मैनिपुलेटिव वेरिएबल होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और एफआई इनलेट स्ट्रीम में डिस्टर्बेंस पॉसिबल है कि हो सकता है उस केस में भी आपका टेम्परेचर यहाँ पर चेंज होगा। नाउ तो यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन किया मैंने, अच्छे से लिखा है। फॉर द गिवन डायग्राम द बोथ इनलेट स्ट्रीम एंड द कूलेंट स्ट्रीम आर एक्टिंग एज ए डिस्टर्बेंस। any change in them will change the reactor temperature but Fi is entering into the system directly। मतलब जो Fi है बेसिकली इनलेट स्ट्रीम वो डायरेक्टली इस रिएक्टर में यहाँ पर मिल रही जो इस एग्जिस्टिंग फ्लूइड है उसके साथ मिक्स हो रहा है। मतलब कि हम बोल सकते हैं इसका जो इंपैक्ट है वो डायरेक्टली टेम्परेचर पर पड़ेगा, है ना, क्योंकि मतलब आपका इंपैक्ट जो है टेम्परेचर पर इफेक्ट इसका दिखेगा आपको। तो ये मैंने बोल दिया कि इसका एफआई जो इनलेट स्ट्रीम है इसका डायरेक्टली इंपैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। सिमिलरली लेकिन मैनिपुलेटेड वेरिएबल इसका इंपैक्ट भी अल्टीमेटली आपका टेम्परेचर पर पड़ने वाला है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर देखिए फ्लो अगर डिक्रीज हो गया और मेरा टेम्परेचर लाइक कुछ 100 है और मुझे सेट टेम्परेचर मेरा 90 है, तो ये जब फ्लो लो होगा तो उसके बाद में यहाँ पर इसका इंपैक्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर इसमें फ्लो चेंज होगा तो डायरेक्टली आपका इंपैक्ट आपको सडनली मिल जाएगा टेम्परेचर मेजरिंग एलिमेंट में। तो ये मतलब हो गया यहाँ पर। लेकिन अल्टीमेटली दोनों जो है एफआई एंड जो कूलेंट फ्लो का इनलेट स्ट्रीम है ये दोनों आपका जो टेम्परेचर है रिएक्टर का उसको डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाली है। व्हाइल द अदर एंड एफसी इज आल्सो डायरेक्टली अफेक्टिंग द जैकेट टेम्परेचर, देयरफॉर एनी चेंज इन द एफसी इन द कूलेंट फ्लूइड इज डायरेक्टली अफेक्ट द रिएक्टर टेम्परेचर, और इन अदर वर्ड्स इट टेक्स सम टाइम। हाँ, ये भी डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा लेकिन ये कुछ टाइम लेगा कंपेयर टू
जो इनलेट स्ट्रीम यहाँ पर FI है हमारे पास में। ये होगी सिंपल कि हमारा जो अरेंजमेंट है इसके बारे में बात। नाउ इफ ए कंट्रोल, अब हमने यहाँ पर एक कंट्रोलर लगा दिया। कंट्रोलर का मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है कि जो टेम्परेचर मेजरिंग एलिमेंट है वो रिएक्टर का टेम्परेचर मेजर करेगा, देन उसके बाद में सिग्नल सेंड होगा कंट्रोलर को, वहां पर एक हमारी सेट पॉइंट होगी, वहां पर एरर जनरेट होगा, उसके अकॉर्डिंग वो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को सिग्नल सेंड करेगा। ये उसके अकॉर्डिंग आपका जो कूलेंट स्ट्रीम है उसका फ्लो डिक्रीज या इंक्रीज होने वाला है। ये मैकेनिज्म हो गया। यहाँ पर अच्छे से लिखा भी है, देखिए, इफ ए कंट्रोलर इज इंस्टॉल्ड टू मेंटेन द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टर देन इट विल डू इट्स वर्क एज सून एज द एरर इज इंट्रोड्यूस। जब एरर इंट्रोड्यूस होगा उसी केस में आपका कंट्रोलर वहां पर वर्क करेगा। द फीडबैक कंट्रोलर विल सेंसिटिव टुवर्ड्स द चेंज इन FI। अब यहां पर कंपैरिजन जो बात की है, देखिए कि ये जो कंट्रोलर बेसिकली यहां पर इस टेम्परेचर में, रिएक्टर के टेम्परेचर में जब इंपैक्ट पड़ेगा इस FI की वजह से, तो उस केस में सडनली ये इसको मेजर कर लेगा क्विकली। लेकिन सेम मैं बात करूं कि यहां में फ्लो अगर चेंज होता है, उस फ्लो की डिस्टर्बेंस की वजह से इस टेम्परेचर पर इंपैक्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो उस केस में तब ये टेम्परेचर को मेजर करेगा, फिर सिग्नल कंट्रोलर को जाएगा, तो उसमें आपका डिले ज्यादा होगा, है ना। तो मैम यहां वही चीज यहां पर इस पैराग्राफ में मेंशन की है, द फीडबैक कंट्रोलर विल सेंसिटिव टुवर्ड्स द चेंज इन द इनलेट स्ट्रीम FI बट लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स द चेंज इन FC वेयर FC इज द फ्लो ऑफ कूलेंट फ्लूइड एंड इट विल टेक मोर टाइम टू मिनिमाइज द एरर caused by the coolant fluid FC. Therefore, in this case, the feedback control strategy is not enough to minimize the effect of both disturbance. तो ultimately देखिए होने वाला क्या है, अगर इस फ्लो में चेंज होता है तो बार बार यहां पर डिस्टर्बेंस जो है इस सिस्टम में क्रिएट होता रहेगा। मतलब सिस्टम आपका स्टेडी स्टेट कंडीशन को गेन नहीं करेगा। होगा क्या, यहाँ पर फ्लो अगर चेंज होगा तो उस केस में देखिए मैं बोलता हूँ अगर यहाँ पर फ्लो डिक्रीज हो जाता है तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो फ्लूइड है बेसिकली इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा, अल्टीमेटली रिएक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अल्टीमेट यहाँ पर रिएक्टर इंक्रीज होगा तो रिएक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर इस कंट्रोलर को सिग्नल जाएगा। उसके बाद फिर अल्टीमेटली क्या करेगा, जब टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा तो सडनली इसको क्लोज कर देगा, थोड़ा ज्यादा जल्दी से क्लोज कर देगा। उस केस में ओके टेम्परेचर क्लोज होगा तो उसके इसमें ओपन करेगा तो इसको सडनली ज्यादा ओपन कर देगा। तो ज्यादा ओपन करने के केस में ये फ्लूइड जो बेसिकली यहाँ पर कूलेंट फ्लूइड ये इस रिएक्टर का टेम्परेचर डिजायर्ड टेम्परेचर से भी कम कर देगा। तो जो लेस टेम्परेचर रहेगा उसको ये मेजर करेगा मेजरिंग एलिमेंट, फिर ये सिग्नल सेंड करेगा, अगेन आपका कंट्रोलर इसको सिग्नल देगा कि फ्लूइड जो है फ्लूइड का जो फ्लो कूलेंट फ्लूइड का वो डिक्रीज करना है, तो ये सडनली डिक्रीज कर लेगा। इस तरीके से आपका सिस्टम में जो डिस्टर्बेंस आपके सिस्टम में डिस्टर्बेंस प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो उसे हम बोल रहे हैं कि उसको मिनिमाइज करने के लिए एक सिंगल फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटेजी से यहां पर वर्क नहीं होने वाला है ना। वो इफेक्टिव नहीं होगी, काम तो वो करेगा लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होगा, आपका सिस्टम बार बार डिस्टर्ब रहेगा और वो सेट पॉइंट को अचीव नहीं कर पाएगा, सेट वैल्यू को। So hence there is a need of cascade control strategy। तो इस टाइप की कंडीशन में हमें जरूरत पड़ती है कैस्केड कंट्रोलर की। तो मैं आपको बता दूं कैस्केड कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है, वो एक टाइप का फीडबैक कंट्रोलर ही होता है लेकिन उसमें एक से ज्यादा कंट्रोलर हम यूज करते हैं। इस जो हम बोले थे यहां पर जो हमने बोला है कि टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ बोथ डिस्टर्बेंस, मतलब डिस्टर्बेंसेस जो डिफरेंट डिस्टर्बेंसेस है उनके इंपैक्ट को कम करने के लिए हम एक से ज्यादा कंट्रोलर यूज करते हैं, वो भी फीडबैक कंट्रोलर ही होते हैं और उनको मिलके जो मल्टीपल कंट्रोलर को मिलके जो बनता है उसे हम बोलते हैं कैस्केड कंट्रोलर, है ना। और हम जो बात करेंगे उसमें दो पर्टिकुलर कंट्रोलर कम से कम रहेंगे, उस केस में हमारा जो कंट्रोलर फीडबैक कंट्रोलर वो कैस्केड कंट्रोलर होगा। देखिए कैसे ये वर्क करता है। तो यहां पर हमने मेंशन किया सेम एग्जांपल हम बात कर रहे हैं भी कैस्केड कंट्रोलर के लिए। वही रिएक्टर हमारे पास में है, उसका टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसमें हो रही है, उसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर कूलेंट जैकेटिंग यूज कर रहे हैं ना। ये आपका बेसिकली होता है जैकेटिंग। ओके, सो जैकेटिंग बेसिकली जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहां पर हो रही है तो इस वजह से रिएक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, सो उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहां पर जैकेटिंग यूज करते हैं। ओके, तो अब यहां पर देखिए दो कंट्रोलर हम कैसे यूज कर रहे हैं। फर्स्ट इनलेट स्ट्रीम यहां पर FI है, उसका टेम्परेचर TI है, आउटलेट स्ट्रीम F0 है, उसका टेम्परेचर Tout है। नाउ इस रिएक्टर का टेम्परेचर हमें मेजर करना है तो उसके लिए हमने मेजरिंग एलिमेंट अटैच कर दिया। तो ये मेजरिंग एलिमेंट बेसिकली सिग्नल सेंड करेगा मेरे इस कंट्रोलर को। ये मेरा कंट्रोलर है जिसे मैं बोलता हूं प्राइमरी कंट्रोलर, मेरा प्राइमरी कंट्रोलर, बिकॉज मेरा यहां पर टारगेट क्या है टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो यहां से टेम्परेचर को मेजर करके इस कंट्रोलर को इसने सिग्नल सेंड किया, यहां पर मेरा एक सेट पॉइंट है, डिजायर्ड पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। तो यहां से एरर जनरेट होगा और उस एरर के अकॉर्डिंग कंट्रोलर वर्क करेगा और ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को सिग्नल सेंड करता है। उससे पहले देखिए यहां पर हमने एक सेकंड कंट्रोलर यूज किया है। ये सेकंड कंट्रोलर को सेट पॉइंट कहां से मिलता है, इस कंट्रोलर का प्राइमरी कंट्रोलर का जो आउटपुट होगा जो सिग्नल फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के लिए होगा वो यहां पर इसका सेट पॉइंट होगा। देन इसके
इसके अलावा जो यहाँ पर मेजरिंग एलिमेंट इसको मिलेगा, मेजरिंग पैरामीटर वो मिलेगा यहाँ पर कूलेंट फ्लूइड जो है, जैकेटिंग का जो टेम्परेचर है बेसिकली उसको हम मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड टेम्परेचर मेजरिंग एलिमेंट हमने यूज किया TT2, इसको TT1 हम लिख सकते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर है वो जाएगा इस कंट्रोलर को, और ये जो सेट पॉइंट इसको मिला, सेट पॉइंट ये कौन सा सेट पॉइंट है, ये वाला नहीं है, ये आपका प्राइमरी कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो इसका सेट पॉइंट होगा बेसिकली। तो इन दोनों के बीच एरर क्रिएट होगा और उसके अकॉर्डिंग ये सेकेंडरी कंट्रोलर आपका सिग्नल सेंड करेगा इस फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। ये मेरा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है, वोल्ट जिसे हम बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये फ्लो चेंज होगा। ये सिंपल सा अरेंजमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली ये कैसे वर्क कर, मतलब ये वर्क कैसे करेगा कि आपका जो डिस्टरबेंस है सिस्टम का वो रिड्यूस हो जाए, वो हम अभी बात करेंगे डिटेल में। देखिए कैस्केड कंट्रोलर, सिंपल सा कैस्केड कंट्रोलर हमने ड्रॉ किया है ऑफ ए जैकेटेड रिएक्टर। नाउ अब देखिए मैं आपको बताता हूं, मतलब अगर इस फ्लो में डिस्टरबेंस की वजह से ये जैकेटिंग का जो टेम्परेचर है बेसिकली वो इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो उसको ये मेजर करेगा रिएक्टर और सडनली ये सिग्नल सेंड करेगा इस कंट्रोलर को। ऑलरेडी एक सेट पॉइंट वैल्यू इसको मिल रही होगी, जो टेम्परेचर यहां पर इसने मेजर किया था उसके अकॉर्डिंग इसको एक सेट पॉइंट यहां पर एरर क्रिएट होकर ये अगर ये जो एरर यहां पर मिलेगा इसको सेट पॉइंट माइनस सेकेंडरी जो जैकेटिंग का जो टेम्परेचर है वो जब मेजर करके इसको सिग्नल मिलेगा, अगर इनका डिफरेंस सडनली ज्यादा आया तो ये एक्शन सडनली लेने वाला है, बिकॉज ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के इतना पास में होता है कंट्रोलर की इसका सिग्नल जल्दी से फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को पहुंच जाता है, मतलब उसमें डिले कम रहता है। ओके, अल्टीमेटली जो यहां पर इंपैक्ट होगा, ये जो टेम्परेचर डिस्टर्बेंस हुआ उसकी वजह से इस रिएक्टर का टेम्परेचर भी डिस्टर्ब होगा, उसके उस डिस्टर्ब टेम्परेचर को जो कम या तो डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, उस टेम्परेचर को मेजर करेगा ये टेम्परेचर एलिमेंट, उसके अकॉर्डिंग ये सेट पॉइंट माइनस टेम्परेचर डिफरेंस आपका एरर क्रिएट होगा ये कंट्रोलर को, उसके बाद ये सेट पॉइंट मेरा चेंज होगा, अल्टीमेटली फिर ये डिफरेंस होके इस तरीके से हमारा वर्किंग हुआ। लेकिन अगर फाइनल ये जैकेटिंग का टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है तो उस केस में सडनली ये सेकेंडरी कंट्रोलर आपका एक्शन लेता है और अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्टर, ये जो रिएक्टर है बेसिकली इसके टेम्परेचर पे इतना इंपैक्ट नहीं आने देता है। इंपैक्ट मतलब कि प्राइमरी कंट्रोलर के पास में इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। ओके, सो अल्टीमेटली क्या है, मतलब यहां पर जब टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो सडनली इसने कंट्रोलर को सिग्नल सेंड किया और इसका फ्लो डिक्रीज या इंक्रीज जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मतलब कि फाइनली जो रिएक्टर का टेम्परेचर वो डिस्टर्ब होने से पहले ही ये कंट्रोलर एक्शन ले लेता है और वो जो डिस्टर्बेंस है वो मिनिमाइज हो जाता है। डिस्टर्बेंस डिफरेंस आएगा थोड़ा सा रिएक्टर के टेम्परेचर पर, लेकिन यहां पर रिड्यूस हो जाएगा डिस्टर्बेंस। ये होता है बेसिकली कैस्केड कंट्रोलर। अब इसमें मैंने बोल दिया कि पहला ये वाला लूप आपका प्राइमरी कंट्रोलर होता है और सेकेंडरी ये जो लूप है यहां पर कंट्रोलर, ये टेम्परेचर मेजरिंग एलिमेंट, ये हमारा होता है सेकेंडरी कंट्रोलर। यहां पर मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा है स्लो और फास्ट। स्लो और फास्ट का मतलब है जो मैंने अभी बताया आपको कि ये कंट्रोलर फास्ट जल्दी से, मतलब डिस्टर्बेंस यहां पर जब होगा तो एक्शन, इसका एक्शन जल्दी से फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को पहुंचता है, बिकॉज ये कंट्रोलर के पास में होता है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के पास में होता है, तो इसमें डिले नहीं रहता, इसलिए हम इसको सेकेंडरी कंट्रोलर जो होता है वो ऑलवेज हमारा फास्ट कंट्रोलर होता है और प्राइमरी कंट्रोलर जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट से दूर रहता है उसे हम बोलते हैं स्लो कंट्रोलर और प्राइमरी कंट्रोलर। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये स्लो कंट्रोलर एंड फास्ट कंट्रोलर। इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर हम डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को। मतलब एक फंडा आप बना सकते हो कि फाइनल कंट्रोल एलिमेंट से जितना आपका कंट्रोलर दूर रहेगा उतना ही उसका रेस्पॉन्स स्लो रहेगा, उसमें ही उतना डिले ज्यादा रहेगा। ओके, तो ये मेरा मैनिपुलेटेड वेरिएबल यहां पर हो गया जो फ्लो है मेरा कूलेंट का। देखिए मैनिपुलेटेड वेरिएबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं, है ना, जिसको हम कंट्रोलर की हेल्प से मैन्युअली चेंज कर सकते हैं उसे मैनिपुलेटेड वेरिएबल बोलते हैं। इनलेट स्टीम का टेम्परेचर तो मैंने मैनिपुलेटेड नहीं बोला बिकॉज उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं यहां पर इस केस में, है ना। वो डिस्टर्ब हो सकता है किसी पैरामीटर की वजह से, किसी चेंजेस की वजह से, लेकिन उसको हम मैन्युअली या कंट्रोलर की हेल्प से चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, ये होगी सिंपल बेसिक बात। यहां पर डिटेल में देखिए वन बाय वन जो भी हमने डिस्कस किया वो लिखा हुआ है, आप यहां पर रीड कर सकते हो, अदरवाइज मैं यहां पर रीड कर देता हूं। देखिए इन दिस सिस्टम विच इंक्लूड द टू कंट्रोलर, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कितने कंट्रोलर हम यूज कर रहे हैं, कितने मेजरिंग एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं और कितने मैनिपुलेटेड वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं। इन दिस सिस्टम मींस इन द कास्केड कंट्रोलर विच इंक्लूड्स टू कंट्रोलर एंड टू मेजरिंग एलिमेंट, two controller and two measuring element, the output of the primary controller is used to adjust the set point of a secondary controller which is used to control the jacketing temperature। ये ऑलरेडी हमने पैराग्राफ डिस्कस कर लिया। अंडर दिस कंडीशन द प्राइमरी कंट्रोलर indirectly adjust the jacketed temperature।
मतलब प्राइमरी कंट्रोलर बेसिकली क्या करता है, यहां पर जैकेटिंग टेम्परेचर को एडजस्ट करता है. If the coolant temperature should drop, the secondary controller loop will act quickly to maintain the jacketing temperature close to the volt determined by the set point that is adjusted by the primary controller. This system is called the cascade controller. वो चीज यहाँ पर थ्योरी में लिखा है जो मैंने यहाँ पर आपको वर्बली अभी बोल दिया ऑलरेडी कि सेकेंडरी कंट्रोलर कैसे एक्ट करता है. इसको सिग्नल जो मिलता है वो सेट पॉइंट, आपका प्राइमरी कंट्रोलर का आउटपुट मिलता है वो इसका सेट पॉइंट होता है ना. अब देखिए आगे, द प्राइमरी कंट्रोलर इज आल्सो रेफर्ड एज द मास्टर कंट्रोलर. ओके, प्राइमरी कंट्रोलर आपका मास्टर कंट्रोलर इसलिए होता है बिकॉज अल्टीमेटली आपको जैकेटिंग टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करना है, आपको कंट्रोल करना है रिएक्टर का टेम्परेचर. इसलिए यहां पर ये हमारा प्राइमरी कंट्रोलर जो होता है वो मास्टर कंट्रोलर होता है. सेकेंडरी कंट्रोलर हमारा देखिए यहां पर स्लेव लूप उसे बोलते हैं हम. द सेकेंडरी कंट्रोलर इज रेफर्ड एज द स्लेव लूप. ओके, इसे अब सेकेंडरी कंट्रोलर को हम इनर लूप भी बोलते हैं एंड प्राइमरी कंट्रोलर को हम आउटर लूप भी बोलते हैं. उस देखिए आपको यहां पर ब्लॉक डायग्राम देख के समझ आएगा. मैंने ड्रॉ किया है ब्लॉक डायग्राम फॉर कास्केड कंट्रोल. सेम देखिए ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हो फीडबैक कंट्रोलर में जैसा ब्लॉक डायग्राम होता है कि यहां पे आपके पास में इनपुट होता है ना, सेट पॉइंट आपके पास रहता है. देन आउटपुट आपको मिल रहा है कंट्रोलर सिस्टम के लिए, आपको आउटपुट रेस्पॉन्स यहां पर मिल रहा है. तो ये आउटपुट को यहां पर देखिए टेम्परेचर हमारा यहां पर पैरामीटर है जिसको मेजर कर रहे हैं, इसलिए मैंने टी नॉट यहां पर टेम्परेचर लिख दिया. तो अब यहां पर देखिए इसको मेजर हम करते हैं और मेजरिंग एलिमेंट हमने यहां पर अटैच कर दिया. GM2 सेकंड मेजरिंग एलिमेंट है और ये सिग्नल बेसिकली यहां पर टी नॉट को मेजर करेगा और ये सिग्नल सेंड करेगा यहां पर इस कंप्यूटर को. तो ये एरर क्रिएट करेगा और ये एरर सिग्नल आपका जाएगा इस कंट्रोलर को GC1 जो कि आपका प्राइमरी कंट्रोलर है. ओके, और इसका जो सिग्नल है, इसका जो आउटपुट है बेसिकली वो सिग्नल सेंड होगा इनर लूप को और इनर लूप के लिए वो आपका सेट पॉइंट का काम करता है. क्लियर है, इसका कंट्रोलर का आउटपुट यहां पर सेट पॉइंट का काम करेगा. इस कंप्यूटर को सिग्नल कहां से मिलता है, देखिए यहां पर जैकेटिंग का जो टेम्परेचर है उसको मेजर हम करते हैं सेकंड मेजरिंग एलिमेंट से. तो यहां पर मेजरिंग एलिमेंट GM1 हमने लिख दिया. इस टेम्परेचर को हम मेजर करके यहां पर TJ मैंने लिख दिया जैकेटिंग टेम्परेचर. यहां से सिग्नल सेंड होता है कंप्यूटर को और इसके बाद में एरर क्रिएट होकर सेकेंडरी कंट्रोलर को जाता है GC2 जो कि सेकेंडरी कंट्रोलर के लिए ट्रांसफर फंक्शन है. यह सिग्नल फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को सेंड करता है. ओके, देन उसके बाद में ये जो L2 यहां पर ये जो हम डिस्टर्बेंस लिखते हैं ना, डिस्टर्बेंस, तो अब देखिए मैनिपुलेटेड वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है वो डिस्टर्बेंस होता है हमारा. तो यहां पर हमारा डिस्टर्बेंस क्या है, कूलेंट फ्लो. कूलेंट का जो फ्लो चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर भी चेंज होगा, कूलेंट इन टेम्परेचर. ओके, इसके बाद ये सिग्नल यहां पर ये जैकेटिंग में ये फ्लो आपका जाने वाला, अल्टीमेटली सिग्नल आपका जैकेटिंग के लिए जाने वाला है. ओके, तो इस तरीके से और अल्टीमेटली यहां पर मैंने जी टैंक यहां पर लिखा हुआ है. टैंक का जो टेम्परेचर है ट्रांसफर फंक्शन टैंक के लिए होगा आपका कुछ. और यहां पर फीड जो सेकंड डिस्टर्बेंस है मेरा, यहां पर मैंने इसको फर्स्ट डिस्टर्बेंस लिख दिया और यहां पर ये सेकंड डिस्टर्बेंस हो गया. सेकंड डिस्टर्बेंस मेरा जो इनलेट स्ट्रीम है FI, ये FC था इसका फ्लो और ये FI है. तो सेकंड जो डिस्टर्बेंस है मेरा वो फीड का टेम्परेचर, फ्लो चेंज होगा मींस टेम्परेचर चेंज होगा, अल्टीमेटली रिएक्टर का टेम्परेचर फिर चेंज होगा. ये सिग्नल यहां पर मिलेगा. तो अल्टीमेटली ये आपका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम जिसमें इस लूप को हम बोलते हैं इनर लूप, सेकेंडरी कंट्रोलर जिसमें है, और फाइनल जिसमें आपका प्राइमरी कंट्रोलर है उस लूप को हम बोलते हैं आउटर लूप और प्राइमरी कंट्रोलर. ये चीज क्लियर है यहां तक. तो अल्टीमेटली हमें ये चीज समझ आ गया कि कैस्केड कंट्रोलर कैसे काम करता है. फीडबैक कंट्रोलर ही होता है, एक से ज्यादा कंट्रोलर हम यूज करते हैं. ये बेसिक टर्म अब हमें पता है इस कास्केड कंट्रोलर के बारे में, है ना. अब हम आगे बात करते हैं कास्केड कंट्रोलर की, जो बेसिकली हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी एक तरीके से 1 by 1. तो अब काफी इजीली आपको ये चीज समझ आएगी, है ना, बिकॉज ऑलरेडी हमने एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस कर लिया है कि कास्केड कंट्रोलर और फीडबैक कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है, कास्केड कंट्रोलर कैसे वर्क करता है, प्राइमरी कंट्रोलर लूप होता है, सेकेंडरी कंट्रोलर लूप होता है, कौन सा लूप फास्ट होता है, कौन सा लूप स्लो होता है. ये सब चीज हमने यहाँ पर अभी तक स्टडी कर ली है. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं. उससे पहले यहां पर स्टेटमेंट मैंने लिखा जो बार बार मैं टर्म यूज कर रहा हूं ना कि हमारा मैनिपुलेटेड वेरिएबल और मेजर, वो हम यहां पर देख लेते हैं. तो इंपॉर्टेंट है, देखिए कास्केड कंट्रोल हैज मोर देन वन मेजरमेंट. ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है. एक से ज्यादा मेजरमेंट हम कर रहे हैं. मेजरमेंट वेरिएबल में यहां पर मैंने लिख दिया रिएक्टर टेम्परेचर और जैकेटिंग टेम्परेचर. मतलब जो मैंने एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि हमारे एग्जांपल में मेजरिंग एलिमेंट की अगर हम बात करें मेजरमेंट वेरिएबल की, तो एक तो आपका रिएक्टर टेम्परेचर है और एक आपका जैकेटिंग टेम्परेचर है, जैकेटिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वो.
तो दो मेजरमेंट हो गए, मतलब मोर देन वन मेजरमेंट एंड वन मैनिपुलेटेड वेरिएबल। लेकिन मैनिपुलेटेड वेरिएबल वन ही था हमारे पास में, जो कूलेंट फ्लो का जो फ्लो रेट था वो हमारे पास में, कूलेंट फ्लो, उसका फ्लो जो है वो हमारा मैनिपुलेटेड वेरिएबल है। तो यहां पर मैंने देखिए सेकंड लिखा वन मैनिपुलेटेड वेरिएबल। फ्लो की टाइम में बात ना करके मैंने टेम्परेचर, मतलब उसका फ्लो चेंज होगा तो उसका अल्टीमेटली क्या चेंज होने वाला है, टेम्परेचर ऑफ जैकेटेड वाटर। ओके, तो मैनिपुलेटेड वेरिएबल मेरे पास एक है, लेकिन एक से ज्यादा मेजरमेंट मेरे पास में, एक से ज्यादा मेजरमेंट है तो एक से ज्यादा कंट्रोलर भी यूज होंगे, है ना। ये क्लियर हो गया बेसिक स्टेप इन दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल को लेकर मैं बात कर रहा हूं, हमेशा ऐसा नहीं है कि बस एक वन मैनिपुलेटेड वेरिएबल, और ये इंपॉर्टेंट है कि आपका मैनिपुलेटेड वेरिएबल एक ही होगा, लेकिन मेजरमेंट आपके एक से ज्यादा हो सकते, दो तो कम से कम रहेंगे, उससे ज्यादा भी पॉसिबल है। ओके, तो अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर कैस्केड कंट्रोलर सिस्टम की, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम से। तो हम बेसिक पहले बात करते हैं कि हम क्यों कैस्केड कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं। सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि जब आपका डायनेमिक स्लो हो जाता है तो उस केस में फीडबैक कंट्रोलर को यूज करना काफी मतलब अपना जो बेनिफिशियल नहीं रहता है। तो अल्टीमेटली हमें तो ऐसा कंट्रोलर चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो डिस्टर्बेंस को रिड्यूस कर सके हमारे सिस्टम में। तो इसलिए हम जो मतलब फीडबैक कंट्रोलर होता है उसे हम कन्वेंशनल फीडबैक कंट्रोलर्स बोलते हैं ना, बिकॉज वो कन्वेंशनल टाइप के कंट्रोलर्स है जिसमें आपका जो अगर सिस्टम है उसमें अगर डिले ज्यादा है ना, अगर सिस्टम स्लो तो उस केस में वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, सिस्टम में ऑलवेज डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखेगा। सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कन्वेंशनल फीडबैक कंट्रोलर फॉर द प्रोसेस विद लार्ज टाइम लैग्स एंड डिले इज दैट द डिस्टर्बेंसेस आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंटिल आफ्टर द कंट्रोल वेरिएबल डेविएट from its set point. In this process, correction by the feedback controller is generally slow and result in the long term deviation from the set point. मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आपका जो सेट पॉइंट है बेसिकली मतलब कि आपका जो अल्टीमेटली जो जिस पैरामीटर को आप मेजर कर रहे हो लाइक टेम्परेचर है ना, तो आपका जो डिजायर्ड पैरामीटर वो सेट पॉइंट डिजायर्ड वैल्यू से डिस्टर्बेंस रहता है, डेविएट रहता है। Okay, so one way to improve the dynamic response to load change is by using a secondary measurement. ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इस रेस्पॉन्स को जो हमें इश्यू हो रहा है फीडबैक कंट्रोलर यूज करने से, जहां पर हमें ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम तक सिस्टम में डिस्टर्बेंस रह रहा है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेकेंडरी मेजरमेंट। सेकेंडरी मेजरमेंट जो कि अल्टीमेटली कंप्लीट जो लूप होता है वो बनता है हमारा कास्केड लूप, है ना। सो इसको हम इस डायनेमिक रिस्पांस को हम रिड्यूस कर सकते हैं, डिस्टर्बेंस को रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेकेंडरी मेजरमेंट पॉइंट एंड अ सेकेंडरी कंट्रोलर। सेकेंडरी मेजरमेंट मतलब कि सेकेंडरी कंट्रोलर भी यूज होगा। द सेकेंडरी मेजरमेंट पॉइंट इज लोकेटेड सो दैट इट रिकॉग्नाइज द अपसेट कंडीशन बिफोर द प्राइमरी कंट्रोलर इज अफेक्ट, कंट्रोल वेरिएबल इज अफेक्टेड। तो ऑलरेडी एक टाइम हमने डिटेल में डिस्कस की है, यहां पर पैराग्राफ में वही टाइम लिखी हुई है। नाउ वन सच अप्रोच इज कॉल्ड द कास्केड कंट्रोलर व्हिच इज रूटीनली यूज्ड इन द मॉडर्न कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। मतलब जहां पर हमारा पैरामीटर इंपॉर्टेंट होता है, लाइक एग्जांपल हमने जो लिया है यहां पर अब रिएक्टर का टेम्परेचर, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पर हम फीडबैक कंट्रोलर सिर्फ यूज नहीं कर सकते, वहां पर हम कैस्केड टाइप का कंट्रोलर यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब इसमें हम वन बाय वन पॉइंट कुछ डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ फीडबैक कंट्रोलर, क्लियर है, एंड हेंस द कन्वेंशनल फीडबैक कंट्रोलर आर यूज्ड हियर। मतलब अल्टीमेटली तो कन्वेंशनल फीडबैक कंट्रोलर ही हम यूज कर रहे हैं, लेकिन एक से ज्यादा कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, एक से ज्यादा मेजरिंग एलिमेंट यूज कर रहे हैं, जिससे हम जो डिले हो रहा था हमारे सिस्टम में हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। सो अब यहां पर मैंने देखिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दो लिखी है। सेकंड पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, इन कास्केड कंट्रोल वी हैव वन कंट्रोल्ड वेरिएबल एंड व्हाइल मोर देन वन मेजरमेंट मींस हमारा कंट्रोल वेरिएबल क्या है, हमारे को कंट्रोल करना है जो एग्जांपल मैंने लिया था उसमें लाइक टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो आपका कंट्रोल वेरिएबल एक ही होगा लेकिन मेजरमेंट एक से ज्यादा है, व्हाइल मोर देन वन मेजरमेंट। करेक्ट है ये स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को देखिए गेट में किस तरीके से पूछा गया। गेट 2005 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। कास्केड कंट्रोल है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया था कास्केड कंट्रोलर के लिए करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था, 4 ऑप्शन आपको गिवन थे, तो मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है कास्केड कंट्रोल हैज मोर देन वन मेजरमेंट, क्लियर है, मोर देन वन मेजरमेंट एंड वन मैनिपुलेटेड वेरिएबल। तो वन मैनिपुलेटेड वेरिएबल हमारे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमारा मैनिपुलेटेड वेरिएबल क्या था, एफसी। ओके, जो हमारा फ्लो था, फ्लो या टेम्परेचर आप बोल सकते हो कूलेंट फ्लूइड का, वो यहां पर था मेरा मैनिपुलेटेड वेरिएबल, लेकिन एक ही मैनिपुलेटेड वेरिएबल था, लेकिन मेजरमेंट की बात करूं तो एक से ज्यादा मेजरमेंट थे पॉसिबल कास्केड कंट्रोलर में।
ओके तो ये दोनों स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से गेट में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है इस तरीके से। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, इन दिस कंट्रोल स्ट्रेटेजी मोर देन वन कंट्रोल लूप एग्जिस्ट, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्राइमरी कंट्रोल लूप, सेकेंडरी कंट्रोल लूप। प्राइमरी कंट्रोल लूप को मास्टर कंट्रोल लूप बोलते हैं और आउटर लूप भी बोलते हैं, सेकेंडरी कंट्रोल को स्लेव और इनर कंट्रोल लूप भी हम बोलते हैं। द कास्केड कंट्रोल इज यूज्ड टू मेक द रेस्पॉन्स द रेस्पॉन्स फास्टर, रेस्पॉन्स और कंट्रोलर फास्टर, मतलब अपना जो सिस्टम होता है, अपना जो सिस्टम का जो रेस्पॉन्स रहता है उसको बेसिकली फास्ट करता है यहां पर कास्केड कंट्रोलर। कास्केड कंट्रोलर इज यूज्ड इन दोज केसेस वेयर द डिस्टर्बेंस इज एसोसिएटेड विद द मैनिपुलेटेड वेरिएबल। मैनिपुलेटेड वेरिएबल में चेंजेस के साथ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है सिस्टम में, उस केस में हम यूज करते हैं कास्केड कंट्रोलर। सिंस मोर देन वन कंट्रोल लूप इज देयर, हेंस मोर देन वन कंट्रोलर आर यूज्ड, द कंट्रोलर इज द प्राइमरी लूप। The controller in the primary loop to which the set point is given by the operator is known as the primary controller and it is the slowest controller। तो ये सब पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि कैसे प्राइमरी कंट्रोलर जो है बेसिकली वो स्लो कंट्रोलर होता है, इसलिए और जो सेकेंडरी कंट्रोलर होता है वो फास्ट कंट्रोलर होता है। इसका रीजन मैंने आपको बताया था, बिकॉज फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के जितना पास में जो कंट्रोलर होगा वो उतना फास्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कंट्रोलर विच इज अटैच्ड टू द फाइनल कंट्रोलर एलिमेंट, जो कि आपका फाइनल सेकेंडरी कंट्रोलर है, तो वो बेसिकली फास्टर कंट्रोलर होता है। फॉर एग्जाम्पल वोल्ट, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट यहाँ पर मैं हमने यूज किया वोल्ट, तो उसके पास में जो कंट्रोलर वो आपका सेकेंडरी कंट्रोलर होगा और फास्टर कंट्रोलर होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नोट यहां पर ये इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट बना के लिख सकते हो कि स्पीड ऑफ कंट्रोलर डिक्रीज इज वी मूव अवे फ्रॉम द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर आप जो हमने एग्जाम्पल लिया वो देख सकते हो कि सेकेंडरी कंट्रोलर जो है वो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के पास है इसलिए वो फास्ट है, और प्राइमरी कंट्रोलर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट से दूर है इसलिए वो स्लो है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन कास्केड कंट्रोलर द आउटपुट ऑफ वन कंट्रोलर एक्ट इज द सेट पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट कंट्रोलर। ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि प्राइमरी कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो सेकेंडरी कंट्रोलर के लिए इनपुट का काम करता है। नाउ अगेन ये ब्लॉक डायग्राम जो हमने देखा था ये ड्रॉ किया है बिकॉज अब हम कंपेयर करना चाहते हैं कि अगेन जो आपका सिंपल कंट्रोलर होता है फीडबैक कंट्रोलर, उसमें और कास्केड कंट्रोलर में कैसे डिफरेंस हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ राउट एरे, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो मैंने यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया है, ब्लॉक डायग्राम, इस ब्लॉक डायग्राम से हम देखिए कंपेयर करेंगे अभी फीडबैक कंट्रोलर एंड कास्केड कंट्रोलर को। तो सेम वही ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पर इनपुट वैल्यू YS है, आउटपुट वैल्यू Y है, टेम्परेचर ना कंसीडर करके जनरल पैरामीटर हमने कंसीडर किया ना। आउटर लूप प्राइमरी लूप है, इसको देखिए सिग्नल यहाँ पर Y मिलेगा, इसमें मेजरिंग एलिमेंट है जिसका ट्रांसफर फंक्शन हमने यूनिटी कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर को सिग्नल जाएगा, यहाँ से एरर क्रिएट होगा और ये मेरा प्राइमरी कंट्रोलर है। इस प्राइमरी कंट्रोलर का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो GC1 है, इसका जो आउटपुट है वो YSP2 लिखा है मैंने, है ना। तो ये YSP2 जो है बेसिकली सेकेंडरी कंट्रोलर के लिए इनपुट का काम करेगा। यहाँ पर देखिए हम जैकेटिंग का जो टेम्परेचर है वो मेजर करेंगे Y2, कोई भी पैरामीटर हो सकता है, आपका टेम्परेचर कंसंट्रेशन, वो डिपेंड करता है कि आपका कंट्रोल वेरिएबल क्या है। अगर कंट्रोल वेरिएबल कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन के टाइम में हम बात करेंगे, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के टाइम में बात करेंगे, ओके, प्रेशर है तो प्रेशर के टाइम में बात करेंगे। सो जैकेटिंग का मैं यहाँ कंसिडर बस जस्ट यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने लिया था बिकॉज टेम्परेचर की टाइम हमने यूज की थी वहां पर, तो इसलिए मैं टेम्परेचर यूज कर रहा हूँ। तो जैकेटिंग स्टीम का टेम्परेचर हम यहाँ पर मेजर करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर सेकेंडरी मेजरिंग एलिमेंट होगा, उसका भी हमने ट्रांसफर फंक्शन 1 कंसिडर कर लिया बिकॉज आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आएगा, तो कैलकुलेशन पार्ट ईजी हो जाए इसलिए हम यहाँ ये यूनिटी कंसीडर कर रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो ये कंप्यूटर को एरर जाएगा, यहां से एक एरर क्रिएट होगा, वो मेरा सेकेंडरी कंट्रोलर को सिग्नल यहां पर जाने वाला जिसका ट्रांसफर फंक्शन GC2 है, और यहां से ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को सिग्नल सेंड करेगा और उसका ट्रांसफर फंक्शन हमने 1 कंसीडर, अगेन उसका ट्रांसफर फंक्शन भी 1 कंसीडर कर लिया। देन उसके बाद में प्रोसेस, उसका ट्रांसफर फंक्शन कुछ होगा। अल्टीमेटली ये डिस्टर्बेंस D2 है, D1 है, डिस्टर्बेंस D2 जो बेसिकली हमारा कूलेंट फ्लूइड का फ्लो है, कूलेंट फ्लो, एंड ये जो है मेरा इनलेट स्ट्रीम है D1, ये मेरा डिस्टर्बेंसेस हो गया। तो अब आपको एक चीज तो पता है कि आपको पैरामीटर का आइडिया लग रहा है कि कौन सा पैरामीटर, यहां पर देखिए डिस्टर्बेंस होता है, कौन सा आपका सेट पैरामीटर होता है, सेट YSP जो आप सेट वैल्यू देने वाले हो, सेट पॉइंट वैल्यू, उसे हम YSP बोलेंगे। कूलेंट फ्लो जो आपका मैनिपुलेटेड वेरिएबल, डिस्टर्बेंस जो बेसिकली आपका जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल। इनलेट स्ट्रीम को मैनिपुलेटेड वेरिएबल इसमें नहीं बोलते बिकॉज उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो ये मेरा हो गया सिंपल ब्लॉक डायग्राम। इस ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से देखिए अभी हम समझने का ट्राई करेंगे इस सिस्टम को पूरा। ओके, सो अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। सो मैं उसका आंसर आपको कमेंट करके दे दूंगा कि
बिकॉज टॉपिक ऐसा है, यहां से आपको देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और आपको मतलब कि थ्योरेटिकल का मतलब स्टेटमेंट के क्वेश्चन दे दिए। मोस्टली तो मैं बोलूं तो अगर कास्केड कंट्रोलर से जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो स्टेटमेंट वाइज के क्वेश्चन ही है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, लेकिन काफी अच्छे से अगर आपको पता है तभी आप चूज कर पाते हो गेट में जाके, अदरवाइज आपको ऑप्शन ऐसे गिवन रहते हैं कि आप सब मिक्स हो जाता है वहां पे, है ना, जाके कंसेप्ट, तो ऐसा नहीं करना है। सो अब हम क्या करने वाले, देखिए डिटरमाइन करने की ट्राई करेंगे ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन इस ओवरऑल लूप के लिए अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा y अपॉन वाई एस पी। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इस इनर लूप को सोल्व करेंगे। इस इनर लूप के लिए कंप्लीट जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा उसको देखिए मैंने g से डिनोट कर रहा हूं, g मैंने लिख दिया कैपिटल G। ओके, तो अब इसको सोल्व करना पड़ेगा इसके लिए, तो थोड़ा सा हम यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, देन रिमेनिंग हम नेक्स्ट स्लाइड में सोल्व करेंगे। देखिए टू डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ y अपॉन वाई एस पी, हमें पहले इस लूप को सोल्व करना पड़ेगा। देखिए यहां पर ओके GC1, तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं पहले हम यहां पर सेकेंडरी लूप को थोड़ा सा सोल्व करते हैं। वाई एस पी, यहां पर एरर जो जाने वाला है वो वाई एस पी माइनस यहां से मुझे मिलेगा y इंटू वन, बिकॉज इसको मेजरिंग एलिमेंट को मैंने 1 कंसिडर कर लिया, सो y इंटू वन, या फिर आप अभी इसको y इंटू जीएम ही लिख सकते हो। यहां पर ये सिग्नल जाएगा एरर के लिए, अल्टीमेटली ये जाएगा वाई एस पी माइनस y इंटू जीएम, ये मेरा एरर सिग्नल हो गया जो ट्रांसफर इस कंट्रोलर को प्राइमरी कंट्रोलर को जाएगा। इसके आउटपुट में जो रेस्पॉन्स मिलेगा देखिए वो, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा प्राइमरी कंट्रोलर के ट्रांसफर फंक्शन से तो ये मिलेगा, ये मेरा हो गया वाई एस पी टू, जो कि अल्टीमेटली सेट पॉइंट वैल्यू है यहां पर सेकेंडरी लूप के लिए। ओके, तो यहां से ये मुझे मिल गया। अब सेकेंडरी लूप के लिए भी एक इक्वेशन हम यहां पर लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 में यहां पर लिख रहा हूं। सेकेंडरी के लिए हो जाएगा, देखिए इसको वाई एस पी टू यूज कर रहे हैं हम, वाई एस पी टू माइनस ऑफ, यहां पर देखिए y2 है, ये y2 सिग्नल यहां पर जाएगा, यहां पर भी y2 रहेगा, और यहां पर अभी इसको हम gm2 ही रहने देते हैं। सो ये मुझे मिल गया y2 इंटू gm2, ये एरर सिग्नल जो होगा बेसिकली हो जाएगा y_sp2 माइनस y2 इंटू gm2, और यहां पर फिर सेकेंडरी कंट्रोलर तो मल्टीप्लाई बाय इसके सेकेंडरी कंट्रोलर के जो ट्रांसफर फंक्शन है, देन मल्टीप्लाई बाय gf, देन मल्टीप्लाई बाय gp, देन प्लस d, ये जो यहां पर ये सिग्नल मुझे मिल गया, इसके बाद में इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, सो d2 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो यहां से मुझे मिल गया y2, ये इक्वेशन 2 मिल गई। अब हम यहां पर इक्वेशन 3 लिख सकते हैं, देखिए एक जिसमें ये जो आउटपुट मिल रहा है y2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे gp1 से और इसमें ऐड कर देंगे d1, तो हमें ये y मिल जाएगा। ओके, यहां पर हमें y मिल रहा है। सो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, यहां पर देखिए अभी हमने इक्वेशन लिखी है, पहली इक्वेशन y_sp माइनस y इंटू gm1 मल्टीप्लाई बाय GC1 इक्वल टू y_sp2, जिसको इक्वेशन 1 मैंने लिखा है। देन सेकेंड इक्वेशन y_sp2 माइनस y2 इंटू gm2 मल्टीप्लाई बाय GC2 इंटू gf इंटू gp2 प्लस ऑफ d2 इक्वल टू y2, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। ओके, नाउ अब मैं लिख रहा हूं, देखिए फाइनल इक्वेशन यहां पर 3 इक्वेशन जो है ये हो गया मेरा y2 इंटू gp1 प्लस d1 इक्वल टू y, ये हो गया y2 इंटू gp1 प्लस d1 इक्वल टू y। ये 3 इक्वेशन हमने यहां पर लिख दी। अब देखिए पहली कंडीशन हम लिख रहे हैं यहां पर फॉर सर्वो प्रॉब्लम, फॉर सर्वो प्रॉब्लम। तो सर्वो प्रॉब्लम की केस में हमें पता है कि डिस्टर्बेंस जो होता है बेसिकली वो 0 होगा, तो यहां पर अगर इस इक्वेशन की बात करें तो d2 डिस्टर्बेंस 0 होगा इस लूप में, तो यहां से मैं लिख सकता हूं y_sp2 माइनस ऑफ y2, मेजरिंग एलिमेंट जो है सेकंड मेजरिंग एलिमेंट इसको हम 1 पुट कर रहे हैं, देन ये हो गया GC2 इंटू ये जो फाइनल एलिमेंट के लिए, मतलब कि यहाँ पर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के लिए देखिए GF के लिए जो लूप जो होगा यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन वो भी 1 हो गया, तो इसको मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये मुझे मिल गया GC2 इंटू GP2 प्लस D2 को हम 0 पुट कर सकते हैं सर्वो प्रॉब्लम के लिए, तो ये मुझे मिल गया इक्वल टू y2। तो यहां से हमें मिल जाएगा देखिए GC2 इंटू GP2 इंटू y_sp2 इक्वल टू, इसको हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा y प्लस GC2 इंटू GP2 y2, हम यहां से कॉमन ले लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 4 हमें मिल गई। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, इसको मैं यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं डायरेक्टली, GC2 इंटू GP2 इंटू y_sp2 इज इक्वल टू 1 प्लस GC2 इंटू GP2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में था y2 जिसको हमने इक्वेशन 4 लिखा था। नाउ यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज इनर लूप के लिए सेकेंडरी लूप के लिए हमने लिखा था कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन g है मेरा, कैपिटल G,
ओके, तो कैपिटल जी जो कि ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा इस लूप के लिए। देखिए इसके लूप के लिए आउटपुट यहाँ पर y2 है और इनपुट ysp है, मतलब जो मैंने कैपिटल जी लिखा है अल्टीमेटली वो क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन y2 आउटपुट अपॉन ysp2। तो यहाँ पर देखिए g हो गया y2 अपॉन ysp2, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ये y2 बेसिकली, इसके डिनोमिनेटर में इसको भेजेंगे तो gc2 अपॉन gp2 अपॉन gc2 इंटू gp2 मल्टीप्लाई gc2 इंटू gp2 अपॉन 1 प्लस gc2 इंटू gp2, ये मुझे मिल गया ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो अब ऑलरेडी देखिए हम अब यहाँ पर कुछ कंसिडर हम कर रहे हैं कि लेट अज्यूम, हमने अज्यूम कर लिया कि जो प्राइमरी जो कंट्रोलर है इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन गिवन है k1, मतलब कि प्रोपोर्शनल टाइप का। सेकेंडरी कंट्रोलर के लिए भी गिवन है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर k2, हम उसको लिख रहे हैं kc2 लिख सकते हैं, kc1 है ना। देन उसके बाद में फाइनल gf जो है उसको हम ऑलरेडी 1 कंसीडर कर चुके हैं, मेजरिंग एलिमेंट 1 के लिए भी हम ट्रांसफर फंक्शन 1 कंसीडर कर चुके हैं और मेजरिंग एलिमेंट 2 के लिए भी 1, मतलब फाइनल कंट्रोल एलिमेंट एंड मेजरिंग एलिमेंट का जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उसको हमने यूनिटी लिख दिया ताकि हमारा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा इजी हो जाए। देन उसके अलावा प्रोसेस के लिए gp1 में कंसीडर कर रहा हूँ 1 अपॉन s प्लस 1 एंड gp1 हो गया, देन gp2 इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1। ये सिंपल हमने सेकेंडरी एंड प्राइमरी ट्रांसफर फंक्शन कंसीडर कर लिया यहाँ पर। तो अब अल्टीमेटली देखिए इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा ट्रांसफर फंक्शन। ओके, ठीक है, ये जी है बेसिकली। इससे पहले मैं लिख रहा हूँ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। ये सिंपल सा, अगर आप सेकेंडरी लूप को हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं एक तरीके से, बिकॉज हमें जी मिल गया। तो अल्टीमेटली जो ये हमारा प्राइमरी लूप है ये तो सिंपल सा फीडबैक कंट्रोलर है, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं सिंपल ब्लॉक डायग्राम हमारे पास में, तो डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा y आउटपुट y है, इनपुट ysp है। देखिए ysp2 है, इनर के लिए था, ysp प्राइमरी के लिए था, ओवरऑल लूप के लिए। तो ये हो गया मेरा g, ये मेरा देखिए यहाँ पर अल्टीमेटली g है, तो gc1 इंटू g इंटू gp1, ये हो गया मेरा क्लोज लूप। सो g कैपिटल G इंटू gc1 इंटू gp1 अपॉन 1 प्लस g ओपन लूप, तो 1 प्लस g इंटू gc1 इंटू gc1 इंटू gp1 इन मल्टीप्लाई बाय gm1 लिखा है। देखिए क्लोज लूप के लिए हम ये पाई फॉरवर्ड मल्टीप्लाई बाय मेजरिंग एलिमेंट जो होता है उसका ट्रांसफर फंक्शन हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये मुझे मिल गया अल्टीमेटली ट्रांसफर फंक्शन ओवरऑल लूप के लिए, जिसको मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 दिया है। ओके, ये वाला जो पार्ट है बेसिकली इसमें ये होता है मेरा g ओपन लूप, gc इंटू gc1 इंटू gp1 इंटू gm1। तो अब देखिए हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे लिखते थे, ट्रांसफर फंक्शन अगर हमारे पास में होता था तो ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से हम लिख सकते हैं 1 प्लस जी ओपन लूप इक्वल टू 0। 1 प्लस जी ओपन लूप इक्वल टू 0 होता है, तो 1 प्लस देखिए जी ओपन लूप ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन के लिए मैंने अभी बताया डिनोमिनेटर में जो पार्ट था g इंटू gc1 इंटू gp1 इंटू gm1, और ये मेरा बेसिकली यूनिटी हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ से मुझे मिल गया 1 प्लस जी इंटू gc1 इंटू gp1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा g इक्वल टू gc। ओके, वो हम यूज करते हैं इसमें, जो g है बेसिकली हम पुट कर देते हैं जो हमारा आया था, g इक्वल टू gc2 इंटू gp2, g इक्वल टू gc2 इंटू gp2 अपॉन 1 प्लस gc2 इंटू gp2, ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पर, और जो भी ट्रांसफर फंक्शन हमने कंसिडर किए थे, ट्रांसफर फंक्शन हमने कंसिडर किया gp1 इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर, देन gp2 इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1, तो ये हम पुट कर देते हैं इसमें। और gc1 के लिए हमने कंसिडर किया k1 है यहाँ पर स्टेडी स्टेट गेन, एंड gc2 के लिए गिवन है kc2 या फिर ओके k2। तो यहां से मुझे मिल गया, देखिए यहां से मुझे मिल जाएगा 1 प्लस g इंटू gc1 इंटू gp1 इक्वल टू 0, जो कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इससे पहले हम ये g सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर gc2। तो gc2 बेसिकली जो है वो हो गया kc2 इंटू 1 अपॉन s प्लस 1 अपॉन 1 प्लस kc2 इंटू 1 अपॉन s प्लस 1, और इसको हम जब सोल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा kc2 अपॉन s प्लस 1 प्लस kc2। तो यहां से मुझे मिल जाएगा अभी और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस g, तो यहां पर मैं g पुट कर रहा हूं kc2 अपॉन s प्लस 1 प्लस kc2 इंटू gc1, तो gc1 हमारा kc1 है, इंटू gp1 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमें मिल गई। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखिए, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलने वाली है
एस प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एस प्लस वन प्लस के सी टू प्लस के सी वन इंटू के सी टू इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 7 लिख रहे हैं, और ये इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ गया। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 7 थी वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एस प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एस प्लस वन इंटू के सी टू प्लस के सी वन इंटू के सी टू इक्वल टू 0। ओके, तो नाउ नेक्स्ट देखिए, अभी ये लिखने का एक्चुअली हमारा पर्पस ये था, ये जो है ये मेरा मिला है मुझे कास्केड के लिए बेसिकली हमें ये मिला है। कास्केड लूप के लिए मैं लिख रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर मैं यहां पर फीडबैक के लिए लिखूं, ओनली जो सिंगल फीडबैक सिस्टम है फीडबैक लूप के लिए, तो उस केस में मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए 1 प्लस जी ओपन लूप जो हम लिख रहे हैं उसमें ये जीसी टर्म रिमूव हो जाएगा। ओके, उसमें जीसी टर्म रिमूव हो जाएगा बिकॉज वहां पर आपका दो मेजरिंग एलिमेंट नहीं रहता है, सिंगल मेजरिंग एलिमेंट रहता है। तो फाइनली जो रिएक्टर का टेम्परेचर है उसको मेजर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 1 प्लस के सी 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, यही हमारा ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर रहेगा। के सी 1 इंटू 1 अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर एंड एस प्लस वन भी आएगा यहाँ पर कंप्लीट लूप के लिए। आप देखोगे तो ये हो गया, यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल जाएगी एस प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एस प्लस वन प्लस के सी वन इक्वल टू 0। ओके, तो ये इक्वेशन हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 7 इसको लिखा, इक्वेशन नंबर 8 ही होगी। तो अब हम यहाँ पर देखिए यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग राउथ थ्योरम, बाय यूजिंग द राउथ क्राइटेरिया। राउथ क्राइटेरिया हम क्यों यूज करते थे? स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, केसी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। जब हम यहाँ पर राउथ थ्योरम अप्लाई करेंगे राउथ क्राइटेरिया, तो अल्टीमेटली देखिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए आपको कुछ केसी की वैल्यू मिलने वाली है लेस देन 8 फॉर फीडबैक लूप। ओके, देन अगर मैं कास्केड के लिए बात करूं तो कास्केड के लिए कुछ मिलेगा केसी मतलब 8 प्लस वैल्यू तक आपका सिस्टम स्टेबल है। स्टेबल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं जहां पर हमारा सिस्टम स्टेबल हो, मतलब केसी की वैल्यू लाइक मैं एग्जांपल के लिए कंसीडर कर रहा हूं कि कुछ आपको देखिए इस लूप के लिए ज्यादा ही मिलने वाला है ना। कुछ अजम्पशन आपको कंसीडर करने पड़ेंगे अगर पैरामीटर गिवन नहीं है तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं कि केसी की वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं लाइक 10 तक आपका सिस्टम स्टेबल है, लेस देन 10 तक, मतलब आपको स्टेबिलिटी की ज्यादा रेंज मिल रही है उसमें। कास्केड कंट्रोलर के केस में आपको एक रेंज ज्यादा मिल रही है, मतलब सिस्टम स्टेबल ज्यादा रहेगा। एक चीज तो हमें पता है कि केसी की वैल्यू इंक्रीज करने पर आपका सिस्टम अनस्टेबल होता है, लेकिन मैं रेंज की बात कर रहा हूं, रेंज आपकी इंक्रीज हो गई। ओके, रेंज इंक्रीज हो गई, इस केस में हम बोल सकते हैं कि हमारा कास्केड कंट्रोलर बेटर है कंपेयर टू फीडबैक सिंगल फीडबैक लूप। ओके, मतलब सिस्टम में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। स्टेबिलिटी का मतलब ये सिस्टम में जो डिस्टर्बेंस है उसको मतलब कि फ्रीक्वेंटली क्रिएट नहीं होने देगा, उसको मिनिमाइज करके रखेगा डिस्टर्बेंस को। तो ये हो गया यहाँ पर पर्पस, ये जो हमने लिखा है बेसिकली ब्लॉक डायग्राम से ट्रांसफर फंक्शन लिखा। तो अल्टीमेटली हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जब पढ़ा था फीडबैक कंट्रोलर लूप के लिए हम यही सब करते थे, तो यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा कोरिलेट करके आपको समझाने के लिए ट्राई किया है। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चन है जो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 154 है इस प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल कोर्स का, गेट 2005 का क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। आपको एक स्टेटमेंट पूछा गया था कि कास्केड कंट्रोल कम्स अंडर द कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन व्हिच यूजेस, तो जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी में से करेक्ट आंसर देखिए चूज करना है। ऑप्शन गिवन है फर्स्ट 1 मेजरमेंट एंड 1 मैनिपुलेटेड वेरिएबल, तो बिल्कुल इनकरेक्ट है बिकॉज 1 मेजरमेंट लिखा है, कास्केड के लिए 1 मेजरमेंट नहीं होता है। मोर देन 1 मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट है, मोर देन 1 मेजरमेंट एंड 1 मैनिपुलेटेड वेरिएबल, तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि 1 मैनिपुलेटेड वेरिएबल ही होता है, मेजरमेंट आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा रहेंगे लेकिन मैनिपुलेटेड वेरिएबल एक ही रहेगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। और भी ऑप्शन चेक करते हैं, 1 मेजरमेंट अगेन इनकरेक्ट हो गया, मोर देन 1 मेजरमेंट एंड मोर देन 1 मैनिपुलेटेड, लेकिन ये वाला मोर देन 1 मैनिपुलेटेड वाली बात गलत हो गई यहाँ पर, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 155 है इस कोर्स का, ये गेट 2007 का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम फॉर ए केमिकल रिएक्टर CSP रिप्रेजेंट ए कंसंट्रेशन सेट पॉइंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपको चूज करना है, आप देखिए विद इन 30 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो, है ना। और ये क्वेश्चन गेट 2007 में 2 मार्क्स का पूछा गया। आपको ये डायग्राम गिवन है, आपको ये डायग्राम गिवन है यहाँ पर। इस डायग्राम में देखोगे तो आपको गिवन है एक रिएक्टर गिवन है, एजिटेटर यहाँ पर है, इनलेट स्टीम यहाँ पर कुछ गिवन है, इनलेट स्टीम का कंसंट्रेशन देखिए CSP है और सेट पॉइंट जो है यहाँ पर
ये कंट्रोलर बेसिकली यहाँ पर, इसके अलावा ये इनलेट स्टेम है मेरा, है ना। ओके, तो इसके साथ ही देखिए जैकेटिंग की यूज हेल्प से यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल किया जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले रिएक्टर का टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है। ये रिएक्टर का टेम्परेचर TC1 मेजर कर रहा है और ये सिग्नल सेंड कर रहा है यहाँ पर इस कंट्रोलर को, और ये कंट्रोलर अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो बेसिकली स्टीम या जो भी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर फ्लो, उसका फ्लो इंक्रीज और डिक्रीज करेगा ये, है ना। ओके, नाउ इसके साथ ही देखिए यहाँ पर जैकेटिंग के लिए, ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जैकेटिंग के लिए आउटलेट स्टीम हो गए। तो जैकेटिंग का इनलेट देखिए अभी यहाँ पर जैकेटिंग के लिए देखिए हम यूज कर रहे हैं फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, उसको उसके फ्लो कंट्रोल करने के लिए, और उसके साथ में उससे पहले उसका हम फ्लो देखिए ऑलवेज आपका जो कंट्रोलर रहेगा उस कंट्रोल बोल से पहले, कंट्रोलर से पहले आपका फ्लो ट्रांसमीटर रहेगा। तो फ्लो ट्रांसमीटर जितना फ्लो कंट्रोल मतलब कि मेजर करेगा उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट गिवन है तो ये सिग्नल सेंड करेगा यहाँ पर इस सेकेंडरी कंट्रोलर को। इसको सेकेंडरी कंट्रोलर क्यों बोला अभी हम बात करेंगे। ये देखिए प्राइमरी कंट्रोलर, सेकेंडरी कंट्रोलर। तो यहाँ पर ये मेरा एक फ्लो कंट्रोलर है और यहाँ पर एक टेम्परेचर कंट्रोलर। तो डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर यहाँ पर गिवन है। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ऑलवेज आपको सेम कंट्रोलर गिवन होंगे, बिकॉज एक से ज्यादा मेजरमेंट आप पॉसिबल है तो एक से ज्यादा कंट्रोलर उसके लिए रहेंगे, है ना। सो सेकेंडरी कंट्रोलर यहाँ पर फ्लो कंट्रोल होगा और ये सिग्नल सेंड करेगा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को, उसके हेल्प से यहाँ पर ये फ्लो कंट्रोल होगा। और इस केस में यहाँ पर देखिए टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोलर है। हमें यहाँ पर गिवन है मेज द आइटम इन ग्रुप 1 विद द कोरिस्पॉन्डिंग आइटम गिवन इन द कॉलम 2। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें देखिए कुछ गिवन है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में टर्म्स, उसको एक्चुअली मैच करना है। मैच द आइटम इन ग्रुप 1 विद द कोरिस्पॉन्डिंग आइटम इन द कॉलम 2। तो कॉलम 1 में हमें गिवन है कंट्रोल स्ट्रेटेजी, मतलब जो डायग्राम गिवन है उसके लिए कंट्रोल स्ट्रेटेजी चूज करना है। प्राइमरी कंट्रोल वेरिएबल, स्लोवेस्ट कंट्रोलर, फास्टेस्ट कंट्रोलर, ये हमें गिवन है PQRS स्टेटमेंट कॉलम ए में। लेकिन कॉलम बी में देखिए आपको टोटल 10 स्टेटमेंट गिवन है। आंसर तो हर एक के लिए एक ही स्टेटमेंट होगा, मतलब कि टोटल 4 ही आंसर होंगे, है ना। 4 कॉलम ए में 4 स्टेटमेंट है, दूसरी 4 रिमेनिंग आपको एक्स्ट्रा आंसर ऐसे ही गिवन है ना। तो कॉलम बी में देखिए आपको गिवन है फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर, कैस्केड कंट्रोल, कंसंट्रेशन इन द रिएक्टर, रिएक्टर टेम्परेचर, जैकेट टेम्परेचर, कंसंट्रेशन कंट्रोलर, रिएक्टर टेम्परेचर कंट्रोलर, जैकेट टेम्परेचर कंट्रोलर, फ्लो कंट्रोलर, सिलेक्टिव कंट्रोल। ओके, अब यहां पर देखिए कैसे हम इसको चूज करेंगे इसका करेक्ट आंसर। तो इन ऑप्शन में देखिए अगर आप एक दो भी अगर करेक्ट आंसर चूज कर पाते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी आप आंसर कर पाते हो। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन देखिए इतना इजी था, मतलब इसमें आप सिर्फ आपको अगर जैसे ही आपने देखा इस ब्लॉक डायग्राम को, एक से ज्यादा कंट्रोलर यूज हो रहे हैं, एक से ज्यादा कंट्रोल मेजरमेंट हो रहा है, मेजरिंग एलिमेंट है यहाँ पर, मतलब कि टेम्परेचर एंड फ्लो, तो उसके लिए 2 कंट्रोलर यूज हो रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा कंट्रोलर यूज कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपकी होगी कास्केड कंट्रोल स्ट्रेटेजी। क्लियर है, ये मेरा हो गया करेक्ट स्टेटमेंट किसके लिए, कंट्रोल स्ट्रेटेजी के लिए। तो जैसे ही मैंने P में 2 लिखा तो आप देखिए ऑप्शन चेक करोगे तो P में 2 सिर्फ और सिर्फ एक ए ऑप्शन में गिवन था, मतलब बस आप स्ट्रेटेजी भी कमेंट करोगे और आंसर आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन जो गिवन थे काफी इजी ऑप्शन गिवन थे। देन अब हम यहाँ पर लेकिन हम सारे ऑप्शन चेक करेंगे कौन कौन से ऑप्शन के लिए कौन कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। तो प्राइमरी कंट्रोल वेरिएबल देखिए, अब प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे हम चूज करेंगे। ये प्राइमरी कंट्रोलर आपको गिवन नहीं होगा, ये सेकेंडरी कंट्रोलर मतलब एग्जाम में मेंशन नहीं था, है ना। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मैंने क्यों लिखा ये सेकेंडरी कंट्रोलर इसको, बिकॉज ये आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के पास में है ये सेकेंडरी कंट्रोलर। यहाँ पर ये जो कंट्रोलर है ये प्राइमरी कंट्रोलर है, बिकॉज ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट से यहाँ पर देखिए बहुत दूर है ये कंपेयर टू सेकेंडरी कंट्रोलर। तो ये मेरा हो गया प्राइमरी कंट्रोलर, ये हो गया मेरा सेकेंडरी कंट्रोलर। तो प्राइमरी कंट्रोलर आपका कौन सा हो गया, जो फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। क्यों में देखिए 3 ओके, यहाँ पर फ्लो अल्टीमेटली कंसंट्रेशन कंट्रोलर, फ्लो कंट्रोल हो रहा है, मतलब कि कंसंट्रेशन यहाँ पर कंट्रोल हो रही है। तो यहाँ पर ये हो गया मेरा ओके, सॉरी फ्लो कंट्रोलर के लिए प्राइमरी कंट्रोलर जो है बेसिकली वो यहाँ पर कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो करेक्ट है ये क्यू में 3 कंसंट्रेशन। प्राइमरी कंट्रोलर जो कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। टेम्परेचर देखिए अल्टीमेटली टेम्परेचर का जो इंपैक्ट है वो यहाँ पर कंसंट्रेशन पे इंपैक्ट आने वाला है, ये कंसंट्रेशन और यहाँ पर ये फ्लो। तो प्राइमरी कंट्रोलर कंसंट्रेशन के लिए हो गया। स्लोवेस्ट कंट्रोलर की बात करें तो सेकेंडरी प्राइमरी कंट्रोलर ही स्लोवेस्ट कंट्रोलर होगा। तो आर में आप देखिए ऑप्शन 6 लिखा हुआ है, अगेन कंसंट्रेशन कंट्रोलर। ये देखिए कंसंट्रेशन इन द रिएक्टर है और ये कंसंट्रेशन कंट्रोलर है। तो
स्लोवेस्ट कंट्रोलर की बात करें तो वो कंसंट्रेशन कंट्रोलर हो गया, और प्राइमरी कंट्रोल वेरिएबल की बात करें तो वो कंसंट्रेशन इन द रिएक्टर हो गई। देन उसके बाद में फास्टेस्ट कंट्रोलर की बात करें तो आपका सेकेंडरी कंट्रोलर फास्टेस्ट कंट्रोलर है, इसमें देखिए 9 जो कि एक फ्लो कंट्रोलर है। ओके, तो यहां से हमने करेक्ट आंसर देखा कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका। तो आप लिख सकते हो, देखिए यहां पर कि सबसे पहले हमने देखा पी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में कंट्रोल स्ट्रेटेजी हमने देखी। तो कंट्रोल स्ट्रेटेजी की जब हमने बात की तो हमने देखा कि आपका इसमें पी में 2 होगा, बिकॉज ये कास्केड कंट्रोलर है, एक से ज्यादा कंट्रोलर इसमें यूज हो रहे हैं, तो ये कास्केड कंट्रोल स्ट्रेटेजी हो गया। मल्टीपल लूप यहाँ पर गिवन है। देन हमने देखा क्यू ऑप्शन में, तो क्यू ऑप्शन गिवन है हमें कॉलम ए में प्राइमरी कंट्रोल वेरिएबल। तो प्राइमरी कंट्रोल वेरिएबल हमने देखा कि कंसंट्रेशन है, जो कि ऑप्शन 3 गिवन है कॉलम बी में, कंसंट्रेशन इन द रिएक्टर। ओके, देन हमने देखा आर ऑप्शन जो गिवन था हमें स्लोवेस्ट कंट्रोलर चूज करना था। तो स्लोवेस्ट कंट्रोलर ऑलवेज जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट से दूर रहता है उसे हम बोलते हैं स्लोवेस्ट कंट्रोलर। तो आर में आपका ऑप्शन मिल रहा था 6, कॉलम बी में जो गिवन है कंसंट्रेशन कंट्रोलर। ओके, ये क्यों आया? बिकॉज ये अवे फ्रॉम फाइनल कंट्रोलर है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कंपेयर टू सेकेंडरी कंट्रोलर, कंपेयर टू फ्लो कंट्रोलर भी बोल सकते हो आप, है ना, सेकेंडरी कंट्रोलर जो था। सो नेक्स्ट है एस, जिसने पूछा है हमें फास्टेस्ट कंट्रोलर। तो फास्टेस्ट कंट्रोलर जो मैंने अभी बोला सेकेंडरी कंट्रोलर, वो आपका फास्टेस्ट कंट्रोलर होगा, जो कि ऑप्शन 9 है, और अल्टीमेटली वो है फ्लो कंट्रोलर, बिकॉज ये फाइनल कंट्रोलर के नियर है, बिकॉज नियर टू फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 156 है इस प्रोसेस डायनामिक एंड कंट्रोल कोर्स का, गेट 2008 का ये क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में गिवन है हमें जिगलर निकोलस, अंडर डैम्प रेस्पॉन्स, फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर। ग्रुप 2 में गिवन है प्रोसेस रिएक्शन कर्व, डीके रेशियो, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, डिस्टर्बेंस मेजरमेंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए हमें पता है जिगलर निकोलस मेथड हमने पढ़ा था, जो कि फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्सेस के लिए यूज होती है। मतलब पी में आपका ऑप्शन 3 है, पी में ऑप्शन 3, ऑप्शन ए एंड बी में गिवन है, मींस बी एंड डी आपका कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन। देन अंडर डैम्प रेस्पॉन्स हमें पता है, अंडर डैम्प रेस्पॉन्स के लिए जीटा डैम्पिंग फैक्टर लेस देन 1 होता है, जीटा डैम्पिंग फैक्टर लेस देन 1 होता है। ओके, तो हमने डिफाइन किया है। ओके, अंडर डैम्प रेस्पॉन्स की जब बात आती है तो उसके लिए हम कौन सी टर्म डिफाइन करते हैं? डीके रेशो, ओवरशूट, ये सब डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर अंडर डैम्प रेस्पॉन्स के लिए डिफाइन करेंगे डीके रेशो, मतलब कि क्यू में 2 स्टेटमेंट हो गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। देन उसके बाद में पी हो गया, क्यू हो गया, आर में देखिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा? फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर, जो कि एक डिस्टर्बेंस मेजरमेंट स्ट्रेटजी होता है। फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर हमने पढ़ा लास्ट लेसन में कि उसमें हम डिस्टर्बेंस को मेजर करते हैं, तो ये डिस्टर्बेंस मेजरमेंट कंट्रोलर हो गया। देन इसके अलावा एक यहाँ पर रिमेनिंग रह गया प्रोसेस रिएक्शन कर्व। तो आप देख सकते हो कि प्रोसेस रिएक्शन कर्व हमने पढ़ा था कोहेन, जो आपने कंट्रोलर ट्यूनिंग टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था। तो कंट्रोलर ट्यूनिंग में हमने देखा था कि प्रोसेस रिएक्शन कर्व हम बोलते हैं कोहेन-कुन मेथड को। कोहेन-कुन जो रूल और मेथड होता है वो बेसिकली उससे जो हमें कर्व मिलता है, एस शेप जो कर्व मिलता है, उस कर्व को हम बोलते हैं प्रोसेस रिएक्शन कर्व। तो अगर यहाँ पर जिगलर निकोलस गिवन होता तो उस केस में हम करेक्ट आंसर चूज करते हैं उसका ऑप्शन 1। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन था गेट 2008 का, 1 मार्क्स के लिए। ओके, तो वैसे भी गेट में ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैच द कॉलम में डिफरेंट टॉपिक को कंबाइन भी वो कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 इस कोर्स का, ये गेट 2011 का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज ए सीएसटीआर विद 2 कंट्रोल लूप्स, ए लिक्विड phase endothermic reaction is taking place in the CSTR and the system is initially at steady state. Assume that the changes in physical properties of the system are negligible. तो यहाँ पर हमें चूज करना है which one of the following statement are true। तो पहले यहाँ पर देखिए ब्लॉक डायग्राम गिवन है। ओके, यहाँ पर डायग्राम हमें गिवन है, ये जो अरेंजमेंट है इसका डायग्राम गिवन है। देखिए रिएक्टर यहाँ पर है, इनलेट स्टीम देखिए, फीड गिवन है, एजिटेटर है, और यहाँ पर एक टेम्परेचर एलिमेंट गिवन है, टेम्परेचर मेजरिंग एलिमेंट। ये टेम्परेचर कंट्रोलर को यहाँ पर सिग्नल सेंड करेगा। इसमें हमारा एक सेट पॉइंट टेम्परेचर सेट रहेगा।
और ये सिग्नल सेंड करेगा इस कंट्रोल वॉल को। तो ये एक सिंगल ब्लॉक डायग्राम गिवन है, देखिए यहाँ पर स्टीम इनलेट इसका फ्लो जो है इंक्रीज और डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू ये जो रिएक्टर टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब अगर इसका टेम्परेचर डिक्रीज, इसका टेम्परेचर बेसिकली डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली हमें टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में यही होता है। तो यहाँ पर हम स्टीम यूज कर रहे हैं एज ए हीटिंग मीडियम। ओके, यहाँ पर कंडेंसेट इसका कंटिन्यूसली रिमूव होता रहेगा। नाउ सेकेंडरी देखिए, यहाँ पर जो फीड आउटलेट जो है इस टैंक का, आउटलेट में यहाँ पर एक कंट्रोल वॉल गिवन है और उसके साथ में एक लेवल कंट्रोलर, मतलब इस टैंक का लेवल यहाँ पर मेजर होगा लेवल मेजरिंग एलिमेंट की हेल्प से, और ये सिग्नल सेंड करेगा लेवल कंट्रोलर को। और यहाँ पर मेरा लेवल के लिए भी एक सेट पॉइंट है और यहाँ पर अल्टीमेटली इस कंट्रोल एलिमेंट को ये सिग्नल सेंड करेगा। और यहाँ पर ये V2 फ्लो हो गया, यहाँ पर ये V1 यहाँ पर फ्लो हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग फ्लो इंक्रीज और डिक्रीज होगा। मतलब ये आपका इंडिविजुअल लूप इसमें गिवन है, इंडिविजुअल 2 फीडबैक कंट्रोल सिस्टम गिवन है इसमें। ओके, तो अब ये कैसे वर्क करेगा, देखिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो ऑप्शन पहले हमें रीड करना पड़ेगा कि क्या पूछा गया है हमें। ऑप्शन ए हमें गिवन है चेंजिंग द लेवल कंट्रोलर सेट पॉइंट अफेक्ट द ओपनिंग ऑफ V2 ओनली। ओके, मतलब पहला स्टेटमेंट हमें पूछा गया है कि चेंजिंग द लेवल, मतलब कि अगर इस टैंक के लेवल में चेंज होता है तो ये टेम्परेचर एलिमेंट इसको मेजर करेगा, ये सिग्नल सेंड करेगा इस कंट्रोलर को, उसके अकॉर्डिंग इस कंट्रोलर की ओपनिंग डिक्रीज और इंक्रीज होगी। लेकिन क्या इसके साथ में इस कंट्रोलर की ओपनिंग और क्लोजिंग भी डिक्रीज होगी, नहीं होगी, वो चीज हमें देखना पड़ेगा, ये चीज अच्छे से हमें समझना पड़ेगा ये प्रोसेस। तो पहला ऑप्शन है चेंजिंग द लेवल कंट्रोलर सेट पॉइंट अफेक्ट द ओपनिंग ऑफ V2 ओनली। ओके, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। सो यहां पर देखिए, जब हम इस लेवल में अगर चेंजेस आता है, ओके देखिए लेवल में अगर चेंजेस आता है, मतलब लेवल में चेंजेस किस वजह से आ रहा होगा, फीड जो स्टीम है वो उसका फ्लो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो लेवल डिक्रीज हो जाएगा सडनली, अगर हम बात करें तो, है ना। तो जब लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो उसका कुछ स्टीम का, फीड स्टीम का कुछ टेम्परेचर होगा Ti। यहाँ पर टेम्परेचर हमारा T आउट जो है वही टैंक का टेम्परेचर रहेगा। सो ये बेसिकली जब फ्लो डिक्रीज या इंक्रीज होगा तो उसके साथ ही हमारा ये जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ये इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर स्टीम का फ्लो इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं लेवल डिस्टर्ब कर देता हूं इस टैंक में, अगर लेवल डिस्टर्ब हो जाता है तो उस केस में देखिए लेवल को मेंटेन करने के लिए, अगर लेवल इंक्रीज हो गया तो ये यहाँ पर इस कंट्रोलर की ओपनिंग इंक्रीज होने वाली है मेंटेन करने के लिए, अगर डिक्रीज हो गया तो इसकी ओपनिंग डिक्रीज होने वाली है इस लेवल को मेंटेन करने के लिए, है ना, अदरवाइज वो रिड्यूस कम हो जाएगा लेवल। सिमिलरली जब टैंक का लेवल इंक्रीज हो गया तो उस केस में देखिए यहाँ पर टेम्परेचर, अगर ये टेम्परेचर कंट्रोलर के या टैंक के टेम्परेचर से बेसिकली कम ही रहने वाला है, यहाँ पर हम स्टीम, अगर ये फ्लो इंक्रीज, मतलब जब ये फ्लो इंक्रीज होगा उसी केस में हमारा टेम्परेचर यहाँ पर लेवल इंक्रीज होगा। लेवल इंक्रीज होगा मतलब कि कोल्ड फ्लूइड यहाँ पर आ रहा है ना, बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में हमें टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पर्टिकुलर एक सेट पॉइंट पे, मतलब कि टेम्परेचर आपके टैंक का डिक्रीज हो गया तो उस केस में यहाँ पर इस कंट्रोलर का ओपनिंग इंक्रीज होगा, फ्लो इंक्रीज होगा स्टीम का, तो उस केस में ये टेम्परेचर डिजायर्ड टेम्परेचर को अचीव कर पाएगा। मतलब लेवल डिस्टर्ब हो गया तो दोनों कंट्रोलर डिस्टर्ब होंगे, दोनों फाइनल कंट्रोल एलिमेंट जो यहाँ पर है उनकी ओपनिंग यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज होगी प्रोसेस के अकॉर्डिंग। लेकिन लेवल चेंज होगा तो दोनों की ओपनिंग चेंज होगी। ये स्टेटमेंट हमने अभी तक देख लिया। और भी हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी गिवन है चेंजिंग द टेम्परेचर कंट्रोलर सेट पॉइंट अफेक्ट द ओपनिंग ऑफ V2 ओनली। ट्रू स्टेटमेंट हमें चूज करना है यहाँ पर। ओके, चेंजिंग द टेम्परेचर कंट्रोलर सेट पॉइंट अफेक्ट द ओपनिंग ऑफ V2 ओनली। देन उसके बाद में स्टेटमेंट 3 गिवन है चेंजिंग द टेम्परेचर कंट्रोलर सेट पॉइंट अफेक्ट द ओपनिंग ऑफ बोथ V1 एंड V2। ओके, सो देखिए अब ये तो बात हो गई लेवल की, लेकिन अगर सिर्फ इसकी देखिए लेवल फिक्स है, लेकिन बाई चांस इस स्टीम के फ्लो की वजह से इसका टेम्परेचर देखिए, ओके मैं स्टार्टिंग से आपको फिर से बताता हूं, मतलब फ्लो फिक्स है, लेवल फिक्स है, लेकिन बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में मुझे पता है कि टेम्परेचर रिड्यूस होता है, लेकिन लेवल बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ है, लेकिन टेम्परेचर मेरा रिड्यूस हो गया। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए देखिए लो टेम्परेचर का सिग्नल जाएगा यहाँ पर मेजरिंग एलिमेंट की हेल्प से कंट्रोलर को, और ये कंट्रोलर सिग्नल सेंड, बिकॉज यहाँ पर एक डिजायर्ड टेम्परेचर है मेरा, ये और वो सिग्नल सेंड करेगा इस कंट्रोलर को, तो अल्टीमेटली इसकी ओपनिंग इंक्रीज होगी और स्टीम का फ्लो मेरा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, स्टीम फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, और अल्टीमेटली यहाँ पर रिएक्टर का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा और सेट वैल्यू को वो अचीव कर लेगा। ये हो गया टेम्परेचर इफेक्ट का। लेकिन लेवल पे कुछ भी इंपैक्ट पड़ा क्या? ना तो डिक्रीज हुआ ना इंक्रीज हुआ, कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होता है ना, मतलब टेम्परेचर अगर चेंज होता है
चेंजिंग द टेम्परेचर कंट्रोलर सेट पॉइंट अफेक्ट द ओपनिंग ऑफ V1 एंड V2, बिल्कुल नहीं होगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उस केस में V1 की ओपनिंग की इफेक्ट होगी। टेम्परेचर चेंज होने से ना तो V2 की इम्पैक्ट अफेक्ट चेंज होने वाली और या फिर और ना दोनों की एक साथ, है ना, सिर्फ V1 की ओपनिंग चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज होता है। तो ऑप्शन बी एंड सी इसी से रिलेटेड है। चेंजिंग द टेम्परेचर कंट्रोलर सेट पॉइंट अफेक्ट द ओपनिंग ऑफ V2, नहीं V2 की नहीं, ओनली V1 की ओपनिंग चेंज होगी, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। चेंजिंग द टेम्परेचर कंट्रोलर सेट पॉइंट अफेक्ट द ओपनिंग ऑफ V1 एंड V2, बोथ की ओपनिंग नहीं, V2 की ओपनिंग चेंज नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट डी देखिए, अल्टीमेटली जब 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो गए तो चौथा करेक्ट होने वाला है। चेंजिंग द लेवल कंट्रोलर सेट पॉइंट अफेक्ट द ओपनिंग ऑफ बोथ V1 एंड V2, ऑलरेडी ये स्टेटमेंट में डिस्कस कर चुका हूं। सो करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम में, बिल्कुल जब नया क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। आप सोचते हो जैसे हाँ टेम्परेचर कंट्रोल और डिस्टर्ब हो रहा है तो ये सब डिस्टर्ब हो रहा है, फिर आपके पास में दोनों ऑप्शन हो जाते हैं कि ओके इससे भी हो रहा है, फिर कोई एक रैंडम आप चूज कर लेते हो। ऐसा नहीं करना आपको, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या चेंज होने से मेरा कौन सा पैरामीटर चेंज होगा। ओके, ये सब आपको रिलेट करना आपको आना चाहिए। ओके गाइस, तो ये था कंप्लीट कास्केड कंट्रोल सिस्टम जो हमने अच्छे से डिस्कस किया। इस पर बेस देखिए, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सारे आपको थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप बोल सकते हो, अच्छे क्वेश्चन से इनको। ओके, सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए गेट में वो सब क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ओके गाइस, सो नाउ अब देखिए नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो लेसन्स आने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे इनवर्स रिस्पॉन्स, छोटा सा टॉपिक रहेगा इनवर्स रिस्पॉन्स। उसके बाद में कंट्रोल वॉल, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा कंट्रोल वॉल। देन फाइनली हम इंस्ट्रूमेंटेशन भी डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इनवर्स रिस्पॉन्स से इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एक दो बार, लेकिन कंट्रोल वॉल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से रेगुलर बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके गाइस, तो इन लेसन्स को भी आप मिस मत कीजिए, आपको सभी लेसन देखने हैं यहाँ पे। ओके, और इसके साथ ही आपको अगर अदर सब्जेक्ट की स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मेरी जो वेबसाइट है camgetacademy.com, वहां पर आप मेरे एडिटर नोट्स बाय कर सकते हो। गाइडेंस के लिए आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो वीडियोस में। ओके, एंड अपने आप को एवेल्यूएट करने के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज भी लेके आने वाले हैं। टेस्ट सीरीज ने अभी देखिए, आप जब सब्जेक्ट आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज हम नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ हम लेकर आएंगे। जो नेक्स्ट मंथ हमारा रहेगा उसमें हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। उसके साथ ही कैमगेट एकेडमी पर फ्री वीडियो आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे सभी वैकेंसी के रिगार्डिंग, और जो भी सब्जेक्ट है उस पर आपको फ्री वीडियोस यहाँ पर मिलते रहेंगे। और भी वीडियोस के लिए आप मेरी वेबसाइट देख सकते हो कैमगेट एकेडमी, उसमें आपको जो वीडियो ट्यूटोरियल का जो पोर्शन है उसमें आप जाके देख सकते हो सेक्शन में आप कि वहां पर कौन कौन सी वीडियो अवेलेबल है। ओके गाइस, so thank you for watching my video. If any question in query then please comment in comment section and don't forget to subscribe my channel CamGate Academy.